नमस्कार देवी और सज्जनों, शुरू करते हैं 10 और 11 जून 2021 का न्यूज़पेपर एनालिसिस। वेलकम टू स्टडी फंडा गाइस। हम शुरू करते हैं अपनी न्यूज़पेपर एनालिसिस। ये हमारा नया कोर्स लॉन्च हो चुका है, सबको पता ही है, RM 2021। जो चाहे इसमें इनरोल हो सकता है। ये कंप्लीट कोर्स है फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2, ताकि आपकी कंप्लीट तैयारी हो सके फॉर CAPF। स्पेशली डिज़ाइन किया गया है CAPF के लिए। और इसमें इवन हमने टेस्ट सीरीज नोट सब कुछ है, मतलब बंडल कोर्स है इसमें। आप इसके अलावा आपको कुछ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरा कूपन कोड है, आप चाहें तो यूज़ कर सके, फ़ायदा उठा सकते हैं। 10% का शिवम 10 है, आप यूज़ कर सकते हैं। किसी को इंक्वायरी करनी है आप कर सकते हैं। और अगर किसी को सेपरेट है इसमें से कुछ कोर्स चाहिए तो वो भी हमारी ऐप पे अवेलेबल है, आप वो भी ले सकते हैं। आगे चलते हैं। सेंटर अनाउंसेस हाइक इन MSP फॉर पेडी पल्सेस एंड ऑयल सीड्स। तो सेंटर ने अनाउंस कर दिया हाइक, मतलब बढ़ोतरी, इंक्रीज MSP में। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है MSP का। MSP होती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम दर जो किसी क्रॉप को मिलनी चाहिए, वो MSP कहलाती है। इसमें दो ही सवाल बनते हैं जो पूछे गए हैं, जो पूछे जाएंगे। एक तो कौन इसे अप्रूव करता है, कौन इसे रिकमेंड करता है। तो रिकमेंड कौन करता है? रिकमेंड इसे करेगी CACP। याद रखेंगे, रिकमेंड कौन करता है? CACP रिकमेंड करता है। मैं फिर से बता रहा हूँ। और अप्रूव कौन करेगा? भाई अप्रूव तो एक ही आदमी करेगा। अप्रूव कौन करेगी? कैबिनेट करेगी। तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ये CCEA, इसको हेड कौन करता है? इसको प्राइम मिनिस्टर साहब हेड करते हैं, वो अप्रूव करते हैं। तो याद रखेंगे, दो ही सवाल बनते हैं, कौन रिकमेंड करता है, कौन अप्रूव करता है। रिकमेंड करती है CACP, अप्रूव कौन करता है? CCEA, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, वो अप्रूव करता है। इसको हेड कौन करता है? इसको प्राइम मिनिस्टर मोदी हेड करते हैं। फिर ये कितनी क्रॉप्स के लिए दी जाती है? ये 22 क्रॉप्स के लिए दी जाती है। जो MSP है वो 22 क्रॉप्स के लिए दी जाती है, प्लस शुगर केन के लिए। शुगर केन के लिए जो हम MSP देते हैं उसको हम FRP बोल देते हैं, बस, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। 22 क्रॉप प्लस शुगर केन के लिए MSP दी जाती है। जो शुगर केन के लिए MSP दी जाती है उसे FRP बोल देते हैं, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। मैंने यहाँ लिख भी दिया है, 7 सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड, इन सब के लिए दी जाती है। बस ये जो नीचे के हैं इन्हें याद रखिएगा, इन्हें पूछा जाएगा। जो कॉटन है, कॉटन को नहीं मिलती है, रॉ कॉटन को मिलती है। याद रखेंगे, जो रिफाइंड कॉटन होती है उसको नहीं मिलती, रॉ कॉटन को मिलती है। ऐसी रॉ जूट को मिलता है। कोपरा, कोपरा को मिलता है। डी हस्क कोकोनट, डी हस्क कोकोनट को मिलती है। शुगर केन की मैंने आपको बताया FRP मिलती है, MSP की जगह FRP, बस नाम चेंज कर दिया, काम वही है। और टोबैको को मिलती है, जो वर्जीनिया फ्लूक्योर्ड टोबैको होता है उसको मिलता है। तो इन ये जो स्पेशली जो मैं सर्कल कर रहा हूं इनको जरूर याद रखिएगा। रॉ कॉटन, रॉ जूट, कोपरा, डी हस्क कोकोनट और टोबैको, ये 5 जरूर याद रखिएगा। टोटल 22 क्रॉप को मिलती है कि ये भी सवाल ये आ जाता है। इससे आपको जो टिक करने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो MSP से जो जो पूछा जाएगा मैंने सब एक जगह बता दिया। आगे चलते हैं। शून वैक्सीन नेशनलिज्म सेज UNGA प्रेसिडेंट इलेक्ट। तो अब नए UNGA क्या है? पहली बात तो यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली है, ठीक है। तो इसके नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए। कौन हुए? जो मालदीव्स के, मालदीव्स की तरफ से, मालदीव्स के प्रेसिडेंट, मालदीव्स नेशन है उसकी तरफ से ये प्रेसिडेंट अब्दुल्ला शाहिद, इन्हें अपॉइंट किया गया है ऐसा UNGA प्रेसिडेंट। तो अब UNGA के बारे में पढ़ लेते हैं। UNGA क्या है? मेन प्रिंसिपल कंपोनेंट है UN का, यही सब कुछ देखता है। और इसमें करीबन 193 मेंबर्स हैं। ये एनुअली मिलता है। कहाँ मिलता है? न्यूयॉर्क सिटी में मिलता है। और इसको हेड कौन करता है? प्रेसिडेंट हेड करता है, जो इलेक्ट किए जाते हैं फॉर अ टर्म ऑफ 1 ईयर, हर साल के लिए इलेक्ट होता है। इस बार कौन इलेक्ट हुआ है? तो मालदीव्स के प्राइम मिनिस्टर, ओ मालदीव्स के प्रेसिडेंट, मालदीव्स की तरफ से इलेक्ट हुए हैं। इट्स समटाइम कॉल्ड द पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड, इसको बोल देते हैं। और डिसीजन, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिसीजन जो है वो वोटिंग के द्वारा लिया जाता है। इसमें किसी के पास भी वीटो पावर नहीं है। अनलाइक द सिक्योरिटी काउंसिल, देयर इज नो वीटो पावर टू एनीवन। जैसे सिक्योरिटी काउंसिल है जो UNSC है, उसमें तो 5 लोगों के पास वीटो पावर है, आपको पता है 5 जो पावरफुल नेशन है। लेकिन UNGA में किसी के पास वीटो पावर नहीं है। जो सारे डिसीजन लिए जाते हैं वो 2/3 मेजोरिटी से लिए जाते हैं। बस ये याद रखना है, सबके पास एक एक वोट है, 2/3 मेजोरिटी से लिए जाते हैं। इस बार कौन बना है? तो मालदीव्स की तरफ से बने हैं हमारे प्रेसिडेंट। तो UNGA के बारे में जो जो पूछा जाता है मैंने एक ही जगह बता दिया, आपको ये थोड़ा थोड़ा याद रखना पड़ेगा। आगे चलते हैं। साउथ एशिया हेल्थ केयर बर्डन। तो आपको पता है कि इस बार COVID-19 चल रहा है, तो आपके ऊपर हेल्थ केयर से सवाल पूछा जा सकता है। तो इसीलिए एक अच्छा एडिटोरियल था, तो मैंने सोचा इसको इंक्लूड कर लो हेल्थ केयर के ऊपर। इसमें आपको पॉइंट मिल जाएंगे लिखने के लिए। देखिए, इंडिया इन द लास्ट फ्यू मंथ सेवरल थिंग्स वर टू ब्लेम। सुपर स्प्रेडर, इंडिया को सब लोग बोल रहे हैं कि सुपर स्प्रेडर हो गया है। क्यों? क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा फैला दिया है। एक मिनट, आपको विंड नॉइस आ रही होगी, एक सेकंड। हाँ, अब कम हो जाएगी आवाज़। डिस्टर्बेंस होता है ना, तो आपको ज़्यादा फील होगा, मुझे इतना फील नहीं होगा। ठीक है, इंडिया को लास्ट टाइम बोला गया कि इंडिया जो है वो सुपर स्प्रेडर है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा जो है उसने स्प्रेड कर दिया है। अब क्या क्या प्रॉब्लम है? इंडिया जो है मात्र 1% खर्च करती है अपनी GDP का, किस पे?
हेल्थ सेक्टर पे, जबकि डिफेंस सेक्टर पे 12 से 15% हम खर्च कर देते हैं, लेकिन हेल्थ पे हम मात्र 1% खर्च कर रहे हैं। मेरी पहली प्रॉब्लम ये है। दूसरा, WHO बोलता है हर 1000 लोगों पे कम से कम एक डॉक्टर होना चाहिए। ये WHO की गाइडलाइन है। WHO ऐसा बोलता है कि हर 1000 डॉक्टर पे, 1000 लोगों पे, मरीजों पे एक डॉक्टर होना चाहिए। लेकिन इंडिया में क्या है, इंडिया में 0.08 है, मतलब हर 1000 बंदे पे 0.08 डॉक्टर है, पूरा एक डॉक्टर भी नहीं है। तो दूसरी प्रॉब्लम हो गई ये। बांग्लादेश और पाकिस्तान का भी हालत यही है, 0.8 0.6 है, तो उनकी भी अलग नहीं है। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, मतलब जो अपनी जेब से जो खर्चा होता है वो करीबन 15 से 20% होता है। तो आपको पता ही है, आप कभी भी हॉस्पिटल में चले जाइए, आपका इतना खर्चा तो हो ही जाएगा। ये तीसरी प्रॉब्लम हो गई, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो होता है। सिचुएशन जो है रूरल इंडिया में वो और ज्यादा खराब है। आप भी ऐसे लिखा करिए, जब भी कोई ऐसे आए तो आप उसको क्लासीफाई करा करिए कि रूरल में ये प्रॉब्लम है, अर्बन में ये प्रॉब्लम है, अर्बन में जो सेमी अर्बन है उसमें ये प्रॉब्लम है, जो हाईली एजुकेटेड लोग हैं उसमें ये प्रॉब्लम है। तो ऐसे आपका कई सारे डायमेंशन कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे एडिटोरियल है, कितना अच्छा लिखा है। सिचुएशन जो है रूरल इंडिया में और खराब है। हॉस्पिटल फ्लोर पे लोग सो रहे हैं क्योंकि बेड की कमी है। टू सम वॉकिंग 100 ऑफ माइल, किसी को करीब 1200 किलोमीटर जाना पड़ता है हॉस्पिटल के लिए। लेट अलोन विद ऑक्सीजन और ड्रग सप्लाई, किसी को ऐसे ही छोड़ देते हैं बिना ऑक्सीजन के, बिना ड्रग सप्लाई के। तो ये इसकी चौथी प्रॉब्लम है, जो मेन प्रॉब्लम निकल के आई है। वाइल इंडिया इज द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सपेंडिचर, इट्स हेल्थ बजट इज द फोर्थ लोएस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखिएगा। ये आप लिख भी सकते हैं, इंडिया का वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट डिफेंस एक्सपेंडिचर है, लेकिन हेल्थ सेक्टर में हम लो से फोर्थ हैं, फोर्थ लोएस्ट है इन वर्ल्ड। तो आपको अगर कॉन्ट्रास्ट दिखाना हो कि इतनी बुरी स्थिति है हेल्थ केयर की, तो आप इस स्टेटमेंट को स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, याद करके जाइएगा। इससे बस यही है, तो मैंने आपके पेपर 2 के लिए, एसए के लिए बता दिया, और नए पेपर 1 के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं। पक्के टाइगर रिजर्व कंटिजेंसी वर्कर गो ऑन स्ट्राइक, किसी काम का नहीं है, स्ट्राइक पे गए, बस इसका इंपॉर्टेंट है पक्के पागा टाइगर रिजर्व कहां पर है। तो याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश में। बस पूछा जा सकता है कहां से। कभी कभी क्या होता है, वो टाइगर रिजर्व एक साइड दे देगा, एक साइड उनके स्टेट दे देगा, उनको मैच करवाने लगता है। अगर आपको एक दो भी याद है ना, तो आपका पूरा आंसर क्लियर हो जाएगा। तो पक्के पागा टाइगर रिजर्व कहां है, अरुणाचल प्रदेश में। ये इंपॉर्टेंट न्यूज है। पहली कौन सी कंट्री बनी है जिसने बिटकॉइन को लीगल टेंडर मान लिया। लीगल टेंडर मतलब क्या है कि वो पैसों की तरह यूज कर सकते हैं। तो याद रखेंगे एल सेल्वाडोर पहली कंट्री बन गया, इज द फर्स्ट नेशन टू अडॉप्ट अ क्रिप्टो करेंसी फॉर एवरीडे यूज। तो याद रखेंगे एल सेल्वाडोर पहली कंट्री है, इसलिए एल सेल्वाडोर ये पहली कंट्री है जिसने बिटकॉइन, या जिसे हम बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी को, एज अ लीगल टेंडर मान लिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। थोड़े टाइम में ऐसा ही होगा कि डॉलर की जगह बिटकॉइन हो जाएगा, देखिएगा। आगे चलते हैं। स्मोक टावर टू बी रेडी बाय 15 अगस्त, एक्सपर्ट टू स्टडी आउटकम राय। तो स्मोक टावर क्या है? स्मोक टावर ऐसे तरीके का एक टावर होता है, इसमें बहुत तरह के फिल्टर सिस्टम लगाए जाते हैं, जिससे जो एयर है वो इसके अंदर आती है और यहाँ से क्लीन होकर बाहर निकल जाती है। तो ये हमारा एयर फिल्टर है, ये चाइना में सबसे पहले लगाया गया था, तो फिर इंडिया में भी ये कहीं लगने लग गया। तो इंडिया में न्यू दिल्ली या दिल्ली गवर्नमेंट, जिसे हम बोलते हैं दिल्ली गवर्नमेंट प्लस CPCB सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये दोनों मिलके लगाने वाले हैं। तो बस आपको याद रखना है स्मोक टावर क्या है, ये है, ये PM 2.5 और PM 10 को कम करने के लिए यूज होता है, पर्टिकुलेट मैटर को। ठीक है, ये थोड़ा याद करना चाहिए आपको कि स्मोक टावर किससे रिलेटेड है। बस ये याद रखिएगा, स्मोक स्मोक तो आपको पता ही भी है क्या होता है, स्मोक जो धुआं हो जाता है, तो बस उसको कम करने से ये रिलेटेड है। चीम टेलीस्कोप यील्ड अनप्रेसिडेंटेड रिजल्ट्स। तो आपको बस याद रखना है चीम टेलीस्कोप कहाँ से है। तो ये कनाडा का है, आपको याद रखना है कनाडा का है, बस इसकी फुल फॉर्म और कहाँ से है और ये किससे रिलेटेड है। ये रेडियो टेलीस्कोप है, रेडियो टेलीस्कोप है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, कैनेडियन, याद रखेंगे कैनेडियन हाइड्रोजन इंटेंसिटी मैपिंग एक्सपेरिमेंट। मैं फिर से बोल रहा हूं, कैनेडियन हाइड्रोजन इंटेंसिटी मैपिंग एक्सपेरिमेंट। इसने मिलके इंडिया के जो टाटा वाले हैं उन सबके मिलके केवल ये रेडियो टेलीस्कोप है, और ये पता करता है कि रेडियो बस्ट कैसा होता है। जो सा हमारा स्पेक्ट्रम होता है ना, एक्स-रे, UV रे, इंफ्रारेड रेज, ये पूरा स्पेक्ट्रम होता है। तो इसमें बस ये देखता है कि रेडियो बस्ट कहाँ कहाँ हो रहा है। बस आपको ये वर्ड याद रखना है, रेडियो बस्ट से रिलेटेड है, बस और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। कहाँ का है, कनाडा का है। फुल फॉर्म क्या है, चीम टेलीस्कोप इज रेडियो टेलीस्कोप फाइंड फॉर रेडियो बस्ट मेड अप ऑफ कनाडा। बस इतना याद रखना है और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। डिटेल में हम नहीं जाएंगे, अपने काम का नहीं है। आगे चलते हैं। द रोप ऑफ फेडरलिज्म एंड एन अनवांटेड टग ऑफ वॉर। ये वही बात हो रही है जो वेस्ट बंगाल का मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं।
ये बात हो रही है जो वहाँ की ममता बनर्जी हैं और वहाँ के एक सेक्रेटरी साहब हैं, उनका ट्रांसफर कर दिया था। ममता बनर्जी ने बोला ऐसा क्यों ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये जो मेन प्रॉब्लम है, ये एक तो दिक्कत आ रही है, सेंट्रल स्टेट रिलेशन खराब हो रहे हैं। दो जगह का टॉपिक, एक तो सेंट्रल स्टेट रिलेशन का टॉपिक है, दूसरा ये यूनिटरी और फेडरल फीचर है, इन दोनों को अफेक्ट कर रहा है। यूनिटरी फेडरल फीचर मैं बता चुका हूँ। ऑल इंडिया सर्विस जो है वो यूनिटरी फीचर है। यूनिटरी फीचर मतलब क्या है कि सेंटर का रोल उसमें सबसे ज्यादा है, उसमें स्टेट का कोई रोल ही नहीं है। ऑल इंडिया सर्विस AIS, ये जो है यहाँ पे लिखा भी है, द ऑल इंडिया सर्विस डेट इंक्लूड द IAS वर कंसीव्ड बाय द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रोवाइड यूनिफॉर्मिटी एंड हाई स्टैंडर्ड ऑफ पब्लिक सर्विस इन बोथ द सेंटर एंड स्टेट। लेकिन इसे यूनिटरी फीचर्स माना गया है। मैं ऑलरेडी पिछले लेक्चर में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ व्हाट आर यूनिटरी फीचर्स, व्हाट आर क्या कहते हैं फेडरल फीचर्स। ये आपके लक्ष्मीकांत का भी पार्ट है और एग्जाम में पूछने के बहुत ज्यादा चांसेस है, तो आप पढ़ लीजिएगा। जिसको मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी अपने नोट्स से इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो बच्चे जिनको लगता है, जो नए बच्चे हो, एक दो दिन पुराने न्यूज़ देखेंगे उनको मिल जाएगा, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप जाके आज अपनी लक्ष्मीकांत में रेफर कीजिएगा सेंटर स्टेट रिलेशन को। आगे चलते हैं। टेरर इन द साहेल, तो ये साहेल क्या है जी? टेरर वेरर का अपने काम का नहीं है, अपने काम का साहेल वर्ड हो गया। तो बहुत सारे रीजन से सवाल होते हैं, तो मैंने क्या करा, एक सारे रीजन्स को एक जगह लिख दिया जिनसे सवाल बनते हैं। साहेल रीजन, मैग्रब रीजन, डारफुर रीजन, ये सब, ये शुरू के 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं मैं एक्सप्लेन करूंगा। नीचे के इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपके काम के नहीं है, आप चाहें तो इनको पॉज करके पढ़ सकते हैं। ऊपर के बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्रेब रीजन, ये नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका का रीजन है, बस आपको ये याद रखना है। इसमें क्या क्या आता है इतना नहीं पूछा जाएगा, बस नॉर्थ अफ्रीका का ये रीजन है। डारफुर रीजन, ये वेस्ट सूडान का जो रीजन है उसको हम डारफुर बोल देते हैं। और ये जो साहेल रीजन है, ये साहेल रीजन जो है अफ्रीका का रीजन है। अफ्रीका कहां से? सहारा से लेके सूडान तक, सूडान सवाना टू द साउथ, याद रखेंगे, सहारा से सूडान तक, इस बीच का जो रीजन है उसको हम बोलते हैं साहेल रीजन। इट स्ट्रेचेस अक्रॉस द साउथ सेंट्रल लैटिट्यूड्स ऑफ नॉर्थ अफ्रीका बिटवीन द अटलांटिक ओशियन एंड द रेड सी, जो अटलांटिक ओशियन और रेड सी के बीच का एरिया है। याद रखेंगे, आपको पता है ना, ये हमारा जो अफ्रीका है, ये इधर तो हमारी अटलांटिक ओशियन है और इधर हमारी रेड सी है, इसके बीच का जो एरिया है ऊपर वाला, इसी को हम बोल देते हैं साहेल रीजन। तो आपको 3 रीजन याद रखने हैं। मैग्रेब रीजन क्या होता है, डारफुर रीजन क्या होता है और साहिल रीजन क्या होता है। ये बाकी के इथोपिया का, नेग्रो का, ये याद करने की आपको जरूरत नहीं है। शुरू के 3 जरूर याद रखिएगा, ये पूछे जाते हैं। मेनली ये तीनों अफ्रीका वाले रीजन है। अलग अलग रीजन को इन्होंने नाम न दे दिया, अलग अलग 3-4 कंट्रियों को मिला के एक नाम दे देते हैं, बस, और कोई बात नहीं। आगे चलते हैं। बिडेन जॉनसन सीक टू साइन न्यू अटलांटिक चार्टर। न्यू अटलांटिक, तो बिडेन कौन है? यूएस के प्रेसिडेंट। जॉनसन कौन से? ब्रिटिश प्रेसिडेंट। तो क्या हुआ था? न्यू अटलांटिक चार्टर। न्यू अटलांटिक चार्टर बात करने की हो रही है बात, ये पहली बात हम समझ लेते हैं अटलांटिक चार्टर क्या होता है। अटलांटिक चार्टर, तो अटलांटिक चार्टर जो है ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल, जो पुराने प्राइम मिनिस्टर हैं, और जो इंग्लिश जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट थे, यूएस के प्रेसिडेंट जो थे, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, यहाँ लिखा भी है देखिए, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल एंड यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट इन 1941, जब हमारी वर्ल्ड वॉर 2 एंड हो गई थी, उसके बाद ये अटलांटिक चार्टर साइन हुआ था। इसमें बोला गया था कि फ्री ट्रेड करेंगे हम लोग, फ्री ट्रेड करेंगे, यहाँ पे लिखा भी है, फ्री ट्रेड की बात हुई थी। डिसआर्मामेंट, जो हमने बहुत सारे जो न्यूक्लियर वेपन बना दिया उनको डिसआर्म करेंगे। राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ ऑल पीपल, और सारे लोगों की मदद करेंगे। तो इस चार्टर को बहुत पुराना हो गया, तो इसी को दोबारा बनाने के लिए ये दोबारा बात कर रहे हैं दोनों प्रेसिडेंट, यूएस और यूके के। यूके मतलब यूएसए और यूके इंग्लैंड। तो ये न्यू अटलांटिक चार्टर यही है। तो आपको बस अटलांटिक चार्टर पता होना चाहिए, कब साइन हुआ था, किस किस के बीच में साइन हुआ था, बस, और कुछ याद करने की आपको जरूरत नहीं है। तो रूजवेल्ट और चर्चिल और रूजवेल्ट के बीच में साइन हुआ था, बस। अब जो नया साइन होगा उसकी बाद में देखेंगे, जो पुराना था हमें वही पढ़ना पड़ेगा। आगे चलते हैं। ये हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट चल रहा है, हम अपना कंप्लीट कर चुके थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। उसके बाद नहीं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पढ़े, हाँ। उसके बाद हमारी बात आती है, जब हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो गया, अभी नॉन कॉपरेशन नहीं आया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बाद हुआ स्वराज पार्टी बनी। स्वराज पार्टी बनी। अब क्या हुआ, जैसे ही आपको पता है कि गांधी जी ने विड्रॉ कर लिया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो आफ्टर विड्रॉल ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, CR दास, इन तीनों का नाम याद रखना, ML नेहरू, विट्ठल भाई, अजमल खान, डिंट लाइक गांधी लीडरशिप, आर कॉल्ड प्रो चेंजर। ये 4-5 लोग थे, ये गांधी जी को पसंद नहीं कर रहे थे, क्योंकि इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस को वापस ले लिया था, इसीलिए इनका नाम पड़ गया प्रो चेंजर। आपको याद रखना पड़ेगा, प्रो चेंजर। ये चाह रहे थे वांटेड टू एंड, ये मैं बाद में बताऊंगा तीनों के बारे में। फिर आर प्रसाद,
राजेंद्र प्रसाद, राजा गोपालचारी, वल्लभ भाई पटेल, अंसारी लाइक गांधी लीडरशिप कॉल्ड नो चेंजर। ये लोग जो थे ये गांधी जी को पसंद करते थे, इनका नाम पड़ गया नो चेंजर। प्रो चेंजर कौन है? जो गांधी जी को पसंद नहीं करते हैं, ये गांधी जी को पसंद करते हैं। प्रो चेंजर फॉर्म पार्टी, CR दास वॉज प्रेसिडेंट। यही पूछा जाता है कि स्वराज पार्टी का प्रेसिडेंट कौन था। तो प्रो चेंजर जो गांधी जी को पसंद नहीं करते थे, उन्होंने स्वराज पार्टी को बनाया और CR दास जो है उसके प्रेसिडेंट हो गए। याद रखिएगा, CR दास प्रेसिडेंट थे। जब CR दास की डेथ हो गई तो लीडर लाइक लाला लाजपत राय, मालवीय, केलकर, जयकर कॉपरेट विद ब्रिटिश एंड आर कॉल्ड रिस्पॉन्सिविस्ट। ये जब CR दास की डेथ हो गई तो 4-5 लोग अंग्रेजों के साथ मिल लिए थे, अंग्रेजों के साथ इनके अच्छे रिलेशन हो गए थे, इसीलिए इनका नाम पड़ गया रिस्पॉन्सिविस्ट। तो आपको 4-3 नाम याद रखने हैं कि कौन लोग प्रो चेंजर थे, कौन लोग नो चेंजर थे और कौन लोग रिस्पॉन्सिविस्ट थे। तो ये कुछ कुछ चीजें ये चाहते थे प्रो चेंजर, ये एंड करना चाहते थे बॉयकॉट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्या हुआ था? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में सारी लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो बॉयकॉट कर दी गई थी कि कोई इनको अटेंड नहीं करेगा। तो ये नो प्रो चेंजर वाले चाहते थे कि हम इन्हें अटेंड करना चाहते हैं, इनको अटेंड नहीं कर रहे थे तो हम लोगों की समस्या उनको बता ही नहीं पा रहे हैं। नो चेंजर चाहते थे कि ये बॉयकॉट ही रहे, जो गांधी जी का समर्थन करते थे वो चाहते थे ये बॉयकॉट ही रहे। और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिस्ट थे ये हिंदू इंटेंट को जानते थे, हिंदू कोऑपरेट विद गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट हिंदू इंटरेस्ट को बचाने के लिए ये लोग अंग्रेजों के साथ मिल लिए थे। इनके रिलेशन अच्छे हो गए थे, मिल क्या लिए थे? मिले तो कोई भी नहीं है, लेकिन रिलेशन अच्छे कर लिए थे ताकि हिंदू इंटरेस्ट इनके अंदर बढ़ गया था। तो ये कुछ कुछ वर्ड है, प्रो चेंजर, नो चेंजर और रिस्पॉन्सिबिलिस्ट। तो आज की न्यूज़ यही कंप्लीट होती है। आई होप यू लाइक माय लेक्चर। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। ऑल्सो फॉलो स्टडी फंड ऑन टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम सो यू कैन गेट द लेटेस्ट अपडेट। जो पुराने लोग हैं वो लाइक करेंगे, जो नए लोग हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब तीनों चीज़ करेंगे। टेक केयर, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। साइनिंग ऑफ टुडे, बाय बाय।